नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या होती है। देखिए साहब, कोई भी ऐसी डिस्प्यूट जो कि दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में हो रही है उसे हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है दो नेशंस के बीच में डिसएग्रीमेंट है किसी फैक्ट को लेकर के या पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, है ना, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, कोई टेरिटरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दोनों के बीच में। वो लैंड भी हो सकता है, रिवर भी हो सकती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर है, कश्मीर रीजन है, या इंडिया चाइना के बीच में जो आपका जो चाइना ने अक्साई चिन रीजन कब्जा रखा है वो है, तो वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती हैं। वो वाटर बॉडीज भी हो सकती है, लैंड टेरिटरी भी हो सकती है। ठीक है जी, इन सभी को हम कहते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अब इसके सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा मजबूत मशीनरी नहीं है जो कि ये सारी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके। इसीलिए हमारी जो सालों साल से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं वो चलती आ रही हैं। हम अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रीटीज करते हैं जिससे कुछ राहत कुछ समय के लिए मिलती है, लेकिन फिर भी परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि जब भी हम किसी एक कंट्री में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है। हमारे पास, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा जुडिशियल सिस्टम अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत तक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सारा हमारे पास प्रॉपर तरीके से प्लान्ड है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो है हम किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी नए कानून की ज़रूरत है तो उसके लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स भी हैं। सेंटर में अगर हम देखें तो पार्लियामेंट है, स्टेट में देखें तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के रूप में हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना। इस तरीके से प्रॉपर एक सिस्टम है। लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारे पास इतना मजबूत कोई सिस्टम नहीं है जो कि डिस्प्यूट्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिजॉल्व कर सके। लेकिन फिर भी क्योंकि डिस्प्यूट है तो रिजॉल्व तो करनी है, तो यूएन चार्टर की मदद लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेते हैं। किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे देखते हैं। आर्टिकल 2 क्लॉज 3 जो है यूएन चार्टर का, वो ये कहता है कि कभी भी अगर यूएन मेंबर स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रही है तो उसको उन्हें पीसफुली रिजॉल्व करना होगा, शांतिपूर्वक रिजॉल्व करिए। अदरवाइज मतलब क्या है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होने का, अगर सबको लड़ झगड़ के ही अगर अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है ना। तो ये हमने यूएन चार्टर में ही डाल दिया है, मेंबर स्टेट्स हैव टू सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई भी जेन्युइन थ्रेट होता है तो सबसे पहले जो इंप्लीमेंट करती है किसी भी डिसीजन को वो एजेंसी होती है सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि उस समय इमीडिएट डिसीजंस लेने की ज़रूरत होती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पहला काम क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल ये डिटरमाइन करती है कि एक थ्रेट एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल पीस के लिए, या फिर इंटरनेशनल पीस ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, ऑलरेडी अभंग हो चुकी है हमारी जो वैश्विक शांति है, या फिर कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन हो रहा है, कोई कंट्री है जो कि बढ़ता ही जा रहा है टेरिटरीज में, दूसरे देशों की टेरिटरी में घुस रहा है, कहीं वाटर बॉडी पे जहाँ पे उसका पहले क्लेम नहीं था वहाँ पर वो अपना क्लेम जता रहा है ना। इस तरीके से एग्रेसिवली अगर कोई कंट्री काम कर रहा है तो ये सारे जो एक्ट्स हो रहे हैं इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है सिक्योरिटी काउंसिल कि ऐसा कोई खतरा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, और उसको रिस्टोर कैसे करना है फिर उसके मेजर्स लेता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है जी, तो सिक्योरिटी काउंसिल पहले बिना किसी रिकमेंडेशन को दिए सबसे पहले जो डिस्प्यूटेड पार्टीज टू डिस्प्यूट हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रही है, उनको बुला करके कहता है कि साहब आप आपस में सुलझा लो, या मैं आपको कुछ एडवाइस दे देता हूँ, इसके आधार पर आप सुलझा लो। अगर आप आपस में सुलझा लो तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे, है ना। तो बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन ऑन द मैटर सिक्योरिटी काउंसिल विल कॉल अपॉन द पार्टीज एंड आस्क देम टू कंप्लाई। उसके बाद आर्टिकल 41, 42, 43 और 51 में इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की गई है यूएन चार्टर के अंदर। तो 41 साहब ये कहता है कि इनिशियली जब भी कोई डिस्प्यूट हो रही है तो हम किस तरीके के मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है उसके साथ जो देश डिस्प्यूटेड हैं, जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, जो असली कल्प्रिट हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को तोड़ सकते हैं, उनके साथ अपनी ट्रेड को ख़त्म कर सकते हैं, उनके साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ख़त्म नहीं करना है, इंटरप्शन भी कर सकते हैं। मतलब कुछ समय के लिए हमने उसमें कोई रुकावट डाल दी है, ठीक से उन चीज़ों को हम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनको हम
ख़त्म कर सकते हैं, जैसे इंटरप्शन ऑफ रेल, सी, एयर, पोस्टल, टेलीग्राफिक, रेडियो एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को खत्म कर देंगे, जब वो कंट्री जो है बाकी पूरी दुनिया से कट जाएगा, उसकी ट्रेड खत्म हो जाएगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, एक तरीके से वो आइसोलेटेड हो जाएगा, तो उस पर दबाव बनेगा कि जो भी डिस्प्यूट उसकी वजह से पैदा हो रही है उसको वो खुद ही खत्म करे। जैसे आतंकवाद अगर कोई कंट्री फैला रहा है तो उसके खिलाफ जब ये एक्शंस लिए जाएंगे तो उसकी इकोनॉमी धड़ से हिल जाएगी। जब इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी तो पॉलिटिकली भी वो कंट्री जो है अनस्टेबल हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर होगा कि वो जो डिस्प्यूट उसकी वजह से हो रही है इंटरनेशनल सिनेरियो में, उसे वो जल्द से जल्द निपटाए। आर्टिकल 42 में बात की गई है साहब कि अगर ये जो मेजर्स हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस तोड़ना या डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ना या मींस ऑफ कम्युनिकेशंस को इंटरप्ट करना, अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर आपको आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करना है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकती है ना, चाहे वो नेवल फोर्सेस हों या लैंड फोर्सेस हों या फिर एयर फोर्सेस हों, है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकती है। अब आर्टिकल 43 में बताया है कि आर्म्ड फोर्सेस आएंगी कहाँ से, तो जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं, वही इन आर्म्ड फोर्सेस को सिक्योरिटी काउंसिल को प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी फैसिलिटीज चाहिए, जैसे राइट ऑफ पैसेज चाहिए, मान लो अमेरिका से हमें किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है तो बीच में कुछ और कंट्रीज भी आएंगे, अगर हम बाई लैंड जा रहे हैं या बाई सी जा रहे हैं तो उनके अंदर से हमें राइट ऑफ पैसेज चाहिए। तो राइट ऑफ पैसेज देने के लिए कंट्रीज जो हैं, यूएन मेंबर स्टेट्स जो हैं, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है जी, तो इसके लिए स्पेशल एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। जब ये कोई ऐसी सिचुएशन आती है, स्पेशल एग्रीमेंट्स बना के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आर्टिकल 51 में बात की गई है साहब, नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर शैल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ एन आर्म्ड अटैक अकर्स अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द यूएन अंटिल द सिक्योरिटी काउंसिल हैज टेकन मेजर्स नेसेसरी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल जब मेजर लेगी तब लेगी, लेकिन आज अगर आपके कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यूएन चार्टर के अंदर कि आप उसको रिटेलिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि अटैक आज हो रहा है तो आज के आज मेजर्स लेने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। आप रिटेलिएट करोगे, अपना सेल्फ डिफेंस करोगे, अपनी टेरिटरी को बचाओगे और आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप जेन्युइनली थ्रेटेंड हो, अटैक्ड हो और उसका रिटेलिएशन आप कर रहे हो। ठीक है जी, तो आर्टिकल 51 ये आपको आज़ादी देता है पूरी तरीके से कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल का वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो लोग आएंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे, मेजर्स लेंगे, है ना, बाकी सारी आर्म्ड फोर्सेस को इकट्ठा करेंगे और फिर कुछ होगा। नहीं, आप अपने दम पे भी अगर कुछ कर सकते हो तो कीजिए। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वेट करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं है। अब मेथड्स की बात कर देते हैं साहब, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के। ये कुछ हमने आर्टिकल्स डिस्कस करे थे, हम प्योर अब मेथड्स डिस्कस करेंगे। दो कैटेगरीज में हम मेथड्स को बांट सकते हैं। सबसे पहले है पीसफुल मीन्स, जिनको हम पैसिफिक मीन्स भी कहते हैं, और दूसरे हैं कंपल्सिव मीन्स, जहां पे हम फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं नेगोशिएशन। पैसिफिक मीन्स की हम बात कर रहे हैं। पैसिफिक मीन्स की कैटेगरी के अंदर कुछ जो सब कैटेगरीज हैं कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, उनको हम बाय नेम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नेगोशिएशन, यानी कि समझौता कर लिया। दो पार्टीज है, पार्टीज टू डिस्प्यूट, वो आपस में कुछ समझौता कर लेती है। फॉर एग्जांपल इंडस वाटर जो है उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हमने एक ट्रीटी कर ली जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें हमने ये कहा कि भैया कुछ परसेंट हिस्सा जो पानी का है वो तुम रख लो, कुछ परसेंट हम रख लेंगे, जिसको जितनी जरूरत वो उतना रख लेगा। ट्रीटी में स्पेसिफिकली हमने परसेंटेज को डिफाइन कर दिया और बात खत्म हो गई, है ना। तो इस तरीके से नेगोशिएशन हो सकता है साहब। इंक्वायरी हो सकती है। दूसरा, इंक्वायरी का मतलब क्या है, जैसे डोकलाम का इशू था, डोकलाम चाइना से भी लगता है, डोकलाम इंडिया से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है ना, या भूटान से लगता है। तो ऐसे केस में जब 3-4 कंट्रीज जो हैं आसपास में अगर उस एक पर्टिकुलर टेरिटरी के आ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हर कंट्री उस पर क्लेम कर रहा है तो इंक्वायरी करवा लो, किसी कमेटी को बिठा लो जो निष्पक्ष रूप से जांच करेगी कि भैया ये टेरिटरी एक्चुअल में है किस कंट्री की, है ना। तो जब इंक्वायरी होगी तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो सारी कंट्रीज मान लेंगे और डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। इसके बाद है थर्ड पार्टी की आप मदद ले सकते हो। थर्ड पार्टी की मदद कैसे आप ले सकते हो, या तो मीडिएशन करेगी वो थर्ड पार्टी। मीडिएशन कैसे करेगी कि भैया एक जो दो कंट्रीज है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है लेकिन दोनों कंट्रीज आपस में बात नहीं करना चाहते, तो वो किसी एक पर्टिकुलर थर्ड कंट्री को चुनेंगे जो कि उन दोनों के बीच में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का जरिया बन जाएगा। इंडिया की बात पाकिस्तान पहुंचाने के लिए बीच में वो आ जाएगा और पाकिस्तान की बात भी
इंडिया तक पहुंचाने के लिए बीच में वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो मीडिएशन के रूप से बिचौलिया बन जाएगा वो, लेकिन उसका कोई भी जो वो होगा, जो भी डिसीजन होगा दोनों की बातें सुन करके, वो बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी कंट्री पर, ठीक है जी। दूसरा है कंसीलिएशन। साहब कंसीलिएशन का मतलब क्या है? कंसीलिएशन का मतलब है कि जब आप एक्सपर्ट पैनल कमिटी आप बिठा लेते हो, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हो, उनको कहते हो कि साहब ये जो डिस्प्यूट है इसकी आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए और हमें ये बताइए कि क्या इसमें करना चाहिए। तो एक्सपर्ट अपनी राय देंगे, अपने जो भी डिसीजन है वो सुनाएंगे, दोनों पक्षों की बात सुन करके। तो उसके बाद जो वो डिसीजन देंगे ज़रूरी नहीं है कि वो भी बाइंडिंग हो, ठीक है जी। आपको सही लगता है तो आप मानिए, नहीं लगता तो नहीं मानिए, नॉट बाइंडिंग है। इसके बाद बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है साहब? आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे कोर्ट में एक प्रोसीजर चलता है ना, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती हैं, एक पक्ष अपनी बात करता है, दूसरी पक्ष अपनी बात करता है और एक जज जो है वो जजमेंट सुनाता है जो कि दोनों पर बाइंडिंग होता है। तो उसी तरीके से आर्बिट्रेशन किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोर्ट में नहीं किया जाता, फिजिकल कोर्ट में नहीं किया जाता, कोर्ट से बाहर आप एक पर्टिकुलर कोर्ट प्रोसीडिंग बिठाते हो, कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह ही एक जुडिशियल प्रोसीडिंग बिठाते हो और वहां पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग होता है, क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोसीडिंग चलाई है, प्रॉपर तरीके से आपका जो जजमेंट आया है, तो अब वो बाइंडिंग होगा। अदरवाइज फायदा ही क्या है इतनी सारी प्रोसीडिंग चलाने का? आपस में सुलझा लेते अगर ऐसा ही था, अगर मानना ही नहीं था किसी की बात को। तो इसके बाद आता है जुडिशियल सेटलमेंट, यानी कि आप प्रॉपर एक कोर्ट में जा रहे हो, किसी ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, किसी कोर्ट में जा रहे हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हो, वहां पर जाकर के आप कोई डिसीजन लेके आते हो अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो भी बाइंडिंग होगा और इसको हम कहते हैं जुडिशियल सेटलमेंट, क्योंकि कोर्ट खुद जजमेंट दे रहा है। इसके अलावा भी कुछ पीसफुल मीन्स होते हैं, जैसे कि आपकी रीजनल एसोसिएशंस होती हैं। मान लो साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रही है, तो अपनी डिस्प्यूट को वो आसियान में दे सकते हैं, सार्क में दे सकते हैं, बिम्स्टेक में दे सकते हैं। तो जहाँ पर भी वो जिस भी रीजनल एसोसिएशन के मेंबर हैं वहाँ पर वो अपनी बात को कह सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ से भी कोई निपटारा हो जाए, रिजोल्यूशन हो जाए उस डिस्प्यूट का, है ना। इसके बाद आते हैं साहब कंपल्सिव मीन्स। कंपल्सिव मीन्स का मतलब है यूज ऑफ फोर्स। यूज ऑफ फोर्स, जब आप दबाव बना रहे हो फोर्स का इस्तेमाल करके किसी भी कंट्री पर कि वो अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, तो इसमें क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं उसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है कंप्लेंट। जब भी एक कंट्री के बॉर्डर पर, दो कंट्रीज के इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जो कि कॉमन बॉर्डर है दोनों कंट्रीज का, वहां पर अगर एक कंट्री की फौज दूसरे कंट्री में इंट्रूजन कर देती है, मान लो 1-2 किलोमीटर अंदर आ गई, तो इस बात की दूसरा कंट्री जो है वो कंप्लेंट करता है अपने काउंटर पार्ट को, जिस कंट्री की इलीगली फौज आई है उसके कंट्री में, तो कंप्लेंट कर देता है। अब दूसरे जिस कंट्री की फौज आई है वहां पर कंप्लेंट पहुंचती है और अगर कोई एक्शन लिया जाता है, वो अपने फौजियों को वापस बुला लेते हैं, तो मामला सुलट गया, है ना, पीसफुली सुलट गया। या फिर वो लोग धमकी दे देंगे कि भैया रोक लो अपने फौजियों को, अगर और एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर हम देख लेंगे। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो सेटलमेंट जो है कंप्लेंट के जरिए भी हो सकता है। दूसरा है रिटॉर्शन। रिटॉर्शन मतलब रिटेलिएशन। कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है और उसके बदले में आप कैसे उसका बदला लेते हो, उसको जवाब देते हो, वो होता है रिटेलिएशन। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक अटैक की बात नहीं हो रही है, मतलब कोई छोटी मोटी कोई गलती कर रही है, आपके हित का किसी ने आपके कंट्री का अहित किया है ना, आपके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं और आपको कुछ नुकसान पहुंचाए, छोटा मोटा कोई नुकसान है, हो सकता है कोई इकोनॉमिक नुकसान है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे साहब? ऐसे केस में आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो परमिटेड तरीके हैं रिटेलिएशन के, उनका आप इस्तेमाल करोगे। यानी कि छोटी मोटी चीज़ें ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? या तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दोगे, या फिर अपनी ट्रेड को खत्म कर दोगे, या कोई सब्सिडी अगर आप दे रहे थे उस कंट्री को उसको खत्म कर दोगे, या फिर उस आपके कंट्री में अगर कोई एम्बेसी है उस कंट्री की, उसको आप बंद करा दोगे, उनके डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी देना बंद कर दोगे, उनके डिप्लोमेट्स को उनकी कंट्री में वापस भेज दोगे। जैसे एक बार पाकिस्तान में इराक की एम्बेसी के अंदर बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो हैं वो स्टोर होने लगे थे। इस बात की खबर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को पड़ी और पाकिस्तान ने इमीडिएटली उस एम्बेसी को बंद करवा दिया और उनके जो डिप्लोमेट थे इराक के, उनको वापस इराक भेज दिया। तो ऐसे केसेस में इसको हम कहते हैं रिटॉर्शन, रिटेलिएशन जो है, ठीक है जी। ये इन प्रोपोर्शन किया जाता है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसी प्रोपोर्शन में आप जो है जवाब देते हो। तीसरा है रिप्राइजल। रिप्राइजल भी आप जवाब ही दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है आप इलीगल एक्ट भी कर सकते हो, यानी कि हर वो एक्ट कर सकते हो जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर परमिटेड नहीं है। अदरवाइज वो इलीगल होता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई हैं कि अब आप उस एक्ट को करोगे और वो लीगल माना जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रॉपर एक अटैक किया गया है, किसी कंट्री ने किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार लेबनान में अरब टेररिस्ट जो रहते थे, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी।
तो जिस टेरिटरी में, लेबनान की टेरिटरी में वो रह रहे थे, उस टेरिटरी को इजराइल ने पूरी तरीके से बॉम्बार्ड कर दिया था, पूरी तरीके से उस रीजन को ही उड़ा दिया। तो यहाँ पर जो इजराइल का जो एक्ट था वो लीगल एक्ट माना गया। अदरवाइज वो करता, अगर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर इजराइल ऐसी कोई भी हरकत करता तो वो इलीगल एक्ट होता। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो रहा था, टेररिस्ट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कंट्री से कर रहे थे, एक पर्टिकुलर रीजन से कर रहे थे, और उस रीजन को उसने बॉम्बार्ड किया अपने डिफेंस के लिए, तो ऐसे केस में रिप्राइजल जो है वो लीगल माना जाएगा। ठीक है जी। उसी तरीके से भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी, अगर वो वैसे कर देते बिना किसी कारण के तो वो इलीगल एक्ट था। लेकिन क्योंकि हमने पुलवामा अटैक की बात करी थी तो वो एक रिप्राइजल माना गया। इसी तरीके से चौथा है साहब हॉस्टाइल एम्बार्गो। हॉस्टाइल एम्बार्गो का मतलब ये है कि किसी कंट्री ने आपका आयत किया, उसके कुछ शिप्स जो है वो आपकी टेरिटरी में है, अब आपने उसके शिप्स को सीज कर लिया, तो ये क्या है, हॉस्टाइल एम्बार्गो। मतलब जब आप दूसरे कंट्री के शिप्स को सीज कर लेते हो, रेस्ट्रेन कर लेते हो अपनी टेरिटरी में, क्योंकि दूसरे कंट्री ने आपके साथ कुछ गलत किया था, तो उसके रिटेलिएशन में आपने उसके शिप्स को रख लिया, तो ये होता है हॉस्टाइल एम्बार्गो। पांचवा है साहब पैसिफिक ब्लॉकेड। पैसिफिक ब्लॉकेड का मतलब है कि एक कंट्री को आपने चारों तरफ से घेर लिया, तो वो अगर लैंड टेरिटरी है तो लैंड में चारों तरफ से घेर लिया, अगर एक तरफ से पानी भी है तो आपने उसकी वाटर बाउंड्री को भी अपने शिप्स के थ्रू घेर लिया, उसके पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया, ताकि उसमें कोई भी कम्युनिकेशन दूसरे कंट्री का ना हो सके, कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, कोई एग्जिट नहीं ले सकता, उस कंट्री से कोई ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, जो शिप्स हैं वो भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो कि भैया पहले डिस्प्यूट सुलझाओ जो तुम्हारे और मेरे बीच में है, उसके बाद तुम कुछ और काम करोगे। तो ये जो दबाव बनाना है, पैसिफिक ब्लॉकेड कर रहे हो, कोई उसको घेर कर उस पर अटैक नहीं कर रहे हो, सिर्फ घेर कर उसकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप जो है पैसिफिक ब्लॉकेड के अंदर आते हो। छठा है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रही है और तीसरा कंट्री बीच में कूदकर ये कहता है कि मैं तुम्हारी डिस्प्यूट को सुलझाने में मदद करूंगा, तो ये है इंटरवेंशन। उस तीसरे कंट्री का कोई लेना देना नहीं था डिस्प्यूट से, लेकिन फिर भी वो कूदा। जनरली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी आदत है वो इंटरवीन करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, सबसे बड़ी सुपर पावर है वो। तो ऐसे केस में उसका इंटरवेंशन कई बार कंट्रीज जो है वो स्वीकार भी कर लेते हैं, हाँ जी हमसे तो सुलझ नहीं रहा, तुम आ जाओ कर दो। तो इस तरीके से यूएसए, मान लो इराक और कुवैत में कोई प्रॉब्लम चल रही है, यूएसए कूदेगा कि भैया इराक के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इराक की सुनेगा, कुछ कुवैत की सुनेगा, और दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से या अपनी एडवाइस से जो भी एक फाइनल कंक्लूजन पर लोग पहुंचते हैं उसको इंप्लीमेंट कराने में यूएसए जो है वो मदद कर सकता है। तो इसको कहते हैं इंटरवेंशन, जब तीसरा कंट्री दो कंट्रीज के डिस्प्यूट के बीच में आता है और उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है। सातवां है वॉर। अगर कोई भी मीन्स काम नहीं आ रहा है, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो कि आपकी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पा रहा है, तो भैया अंत में फिर वॉर ही होगा, युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध कोई करना नहीं चाहता, उसके बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं। आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, आपके लोगों की जानें चली जाती हैं, आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपका देश जो प्रगति पर जा रहा था, धड़ाधड़ आगे बढ़ रहा था, वो कई साल पीछे चले जाता है। इसलिए कोई भी वॉर चाहता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई भी आपकी टेरिटरी को आके कब्जा लेगा, अगर आप उसको नहीं हटा पा रहे हो पीसफुल मीन्स से, तो वॉर करना ही पड़ेगा। अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करोगे तो आपके लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप पर कोई भी कब्जा कर लेगा, कोई भी एडमिनिस्टर करना शुरू कर देगा, आपकी सॉवरेनिटी को खतरा हो जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी, है ना। बहुत सारी गलत चीज़ें आपके देश के साथ हो सकती हैं। हो सकता है आपका देश का जो आज स्थान है इंटरनेशनल सिनेरियो में वही खत्म हो जाए, उसका वजूद ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में आज जो बहुत सारे देश हैं वो तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ की सरकार ही नहीं है, ख़त्म, भगा दिया वहाँ से। तो इस तरीके से आपका जो कंट्री है उसका वजूद ना मिट जाए, इसलिए वॉर करना कई बार ज़रूरी होता है। अदरवाइज जिसका जब मन करेगा वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा और भाग जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।